तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज़। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये विक्रम संवत 2082 है और शक संवत 1947 है। तिथि आज रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर बात करें तो आज तारीख है 21 जुलाई 2025 और वार है सोमवार। जय भोलेनाथ। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पहली खबर आ रही है सिरसा से। सिरसा में 26 और 27 अप्रैल को होने वाली सामान्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। जिले के 64 परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा चुका है। अभ्यर्थियों के लिए 550 बसें की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें निजी, रोडवेज और सहकारी समिति की बसें इसमें शामिल है। हालांकि जरूरत पड़ने पर और बसें भी हायर करी जा सकती हैं। प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम को भी स्थापित कर दिया है और शहर के प्रमुख चौराहों पर हेल्प डेस्क भी लगाए जाएंगे, ऐसा प्रशासन के लोगों ने बताया है, ताकि परीक्षार्थियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी का सामना ना करना पड़े। डीसी शांतनु शर्मा ने बताया है कि परीक्षा को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर दिए गए हैं। क्योंकि ये परीक्षा तीज के त्योहार के दिन है, इसलिए यात्रियों को आवागमन में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए आंकलन जो है प्रशासन ने पहले से ही कर लिया है, जिसके लिए आमजन को पहले से ही जानकारी लेने की सलाह दी गई है। क्या ये तैयारियां वाकई में जमीन पर उतनी ही सफल होंगी जितनी कागजों पर दिखाई दे रही हैं? चलते हैं अगली खबर पर। जुलाना में मुख्यमंत्री सैनी का विकास का पिटारा और राजनीतिक समीकरण। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जन्मदिवस के अवसर पर जुलाना के नंदगढ़ गांव पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्र के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं करी हैं। हालांकि जुलाना से विधायक कांग्रेस की विनाश फोगाट हैं, लेकिन सीएम सैनी ने भाजपा के पूर्व प्रत्याशी यानी कि कैप्टन योगेश के मांग पत्र पर आधारित 1 दर्जन से अधिक विकास परियोजनाओं को वहां पर हरी झंडी दिखाई। सीएम ने कुल 101 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की वहां पर घोषणा करी, जिसमें सब डिवीजन परिसर पर 30 करोड़ रुपए का खर्च भी इसमें शामिल है। उन्होंने 16 करोड़ 80 लाख रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास भी वहां पर किया। इन घोषणाओं में पेयजल संबंधी समस्याओं के निदान के लिए 25 करोड़ रुपए, माइनरों के पुनर्निर्माण के लिए 15 करोड़ 71 लाख रुपए और विभिन्न गांवों में पशु अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र व आयुर्वेदिक अस्पताल के निर्माण के लिए भी राशि इसमें शामिल है। इसके अलावा उप स्वास्थ्य केंद्रों और खेल स्टेडियमों के निर्माण व नवीनीकरण की भी घोषणा की गई है। क्या ये घोषणाएं सिर्फ एक राजनीतिक दाव है या वाकई में जुलाना में विकास की नई बहार आएगी, ये देखने वाला होगा। चलते हैं अगली खबर पर। किरण चौधरी का कांग्रेस पर वार और राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी। राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने भिवानी रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण पर बात करते हुए केंद्र सरकार द्वारा 16 करोड़ रुपए के खर्च करने की जो है वहां पर लोगों को जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, राव इंद्रजीत और दिग्विजय चौटाला पर जमकर निशाना साधा। किरण चौधरी ने कहा कि कांग्रेस किसी चमचे को ही प्रदेश का अध्यक्ष बनाएगी और रावदान सिंह को अध्यक्ष बनाने की चर्चा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि इससे रही सही कसर भी जो है कांग्रेस की वो पूरी हो जाएगी। उन्होंने राहुल गांधी की डेडलाइन को लेकर कहा कि उनकी डेडलाइन आएंगी और जाएंगी और कांग्रेस को शून्य पर बताया। उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की डिनर डिप्लोमेसी को उन्होंने अच्छी बात बताया। वहीं दिग्विजय चौटाला द्वारा अपनी बेटी श्रुति चौधरी पर करी गई टिप्पणी पर किरण चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि उनके लिए अंगूर अभी बहुत ज्यादा खट्टे हैं, खट्टे नहीं है, बहुत ज्यादा खट्टे हैं और दिग्विजय के पास फिलहाल जो है कोई पद नहीं है, इसलिए वह गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि भिवानी सिटी स्टेशन पर दिल्ली की ओर से जाने वाली ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा वो राज्यसभा में उठाएंगी। क्या ये कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद हैं या सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी, ये तो आगे देखने वाली बात रहती है। चलते हैं अगली खबर पर। सीईटी 2025 के छात्रों को मुफ्त बस यात्रा और नया मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च कर दिया है। हरियाणा सरकार ने सीईटी 2025 परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा शुरू कर दी है। इसके लिए सीईटी ट्रैवल नामक एक मोबाइल ऐप सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है, जिसकी मदद से छात्र अपनी यात्रा का समय और सीट पहले से ही बुक कर सकते हैं, ताकि उन्हें बाद में किसी भी प्रकार की
परेशानी या झंझट का कोई सामना ना करना पड़े। गुरुग्राम के डीसी अजय कुमार ने बताया कि ये ऐप छात्रों को सुरक्षित और तनाव मुक्त यात्रा अनुभव प्रदान करेगी, ऐसा उनका कहना है। गुरुग्राम में बस स्टैंड परिसरों यानी कि गुरुग्राम, सोहना और पटौदी पर हेल्प डेस्क भी स्थापित किए जाएंगे और परिवहन विभाग ने फिलहाल जो है हेल्पलाइन नंबर 0124232022 और 0124491262 भी जारी कर दिया है। छात्र गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या CET2025.onboard.in वेबसाइट पर जाकर बुकिंग अपनी कर सकते हैं। साथियों, क्या है डिजिटल पहल छात्रों की परेशानियों को वाकई में कम कर पाएगी, ये समय ही बताएगा। चलते हैं अगली खबर पर। मुख्यमंत्री सैनी की तारीफ में कांग्रेस विधायक, क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ करने वाले कांग्रेस के विधायक की सूची में अब रतिया से जरनैल सिंह का नाम भी शामिल हो गया है, जुड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी माने जाने वाले जरनैल सिंह मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार काफी अच्छे काम कर रही है, काफी बढ़िया काम कर रही है और उनके उठाए गए मुद्दों पर भी संज्ञान लिया जा रहा है, जैसे टोहाना रोड का निर्माण। उन्होंने रतिया हल्के में करोड़ों के विकास कार्यों के लिए सीएम और सरकार का धन्यवाद किया। गौरतलब है कि इससे पहले सिरसा के विधायक गोकुल सेतिया और नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रशंसा इससे पहले कर चुके हैं। गोकुल सेतिया ने तो सीएम के साथ मंच भी साझा किया था और उनकी कार्यशैली की तारीफ भी करी थी। शैली चौधरी ने भी सीएम को मेहनती बताया था। ये घटनाक्रम हरियाणा की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि क्या ये कांग्रेस के भीतर कोई नई हलचल का संकेत है, यही देखने वाली बात है। चलते हैं अगली खबर पर। करनाल में बिजली बिल की बड़ी गलती और 1,45,00,000 का बिल कस्टमर को, ग्राहक को दे दिया गया। हरियाणा के करनाल में बिजली निगम की एक बड़ी गलती से एक परिवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बकाया बिल पर कनेक्शन काटे जाने के बाद अब उन्हें 1,45,00,000 रुपए का बिल उनके हाथ में थमा दिया गया है। परिवार का कहना है कि इस बिल को और जमीन कुर्की के इस नोटिस के कारण मुखिया को हार्ट अटैक आ गया है। वे 1.5 साल से बिना बिजली के रह रहे हैं, जिससे उनकी बेटी की यूपीएससी की जो पढ़ाई है वो भी पूरी ठप हो चुकी है और परिवार का कारोबार धंधा जो है वो भी ठप हो चुका है। परिवार ने ये भी बताया कि साल 2014 में मीटर रीडिंग में गड़बड़ी सामने आई थी, जिस पर बिजली अधिकारियों ने उन पर पेनल्टी लगाई थी और गलत बिल बनाया था, जिसके बाद वे कोर्ट में चले गए। उनका आरोप है कि अधिकारियों ने बदले की भावना से उनके साथ ये अन्याय किया। हालांकि बिजली निगम के एसडीओ ने स्वीकार किया है कि ये 14,51,000 रुपए का बकाया है, ना कि 1,45,00,000 रुपए का, और ये गलती से एक डिजिट जुड़ जाने के कारण हुआ है। ये सिर्फ एक डिजिट की गलती है या फिर किसी सरकारी लापरवाही की और अव्यवस्था का नतीजा है। परिवार न्याय के लिए 19 जुलाई को मंत्री अनिल विज से मिलने के लिए वहां पर जाएगा, अंबाला में। चलते हैं अगली खबर पर। हरियाणा को मिला नया राज्यपाल असीम घोष और नई उम्मीदें। हरियाणा के नए राज्यपाल असीम घोष कल चंडीगढ़ राजभवन पहुंच गए हैं और जहां पर उनका स्वागत पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार ने किया। घोष 21 जुलाई को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा के लोगों के लिए वो कार्य करना चाहते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता हरियाणा के लोगों के लिए ही रहेगी और वे मुख्यमंत्री व प्रशासन का सहयोग करेंगे। साथ ही विपक्ष के सुझावों को भी सुनने की उन्होंने बात कही। प्रोफेसर असीम कुमार घोष, जो पश्चिम बंगाल में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, बंडारू दत्तात्रेय की वो जगह लेंगे और हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में कार्यभार अपना ग्रहण करेंगे। घोष को अटल बिहारी वाजपेयी का करीबी माना जाता है और उन्हें पश्चिम बंगाल में भाजपा की जड़ें मजबूत करने में अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कई नेताओं ने उनके राज्यपाल बनने पर प्रदेश के विकास में योगदान बढ़ने की उम्मीद जताई है। क्या अनुभवी असीम घोष हरियाणा को नई दिशा दे पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। चलते हैं अगली खबर पर। अहिरवाल में भाजपा का घमासान और श्रेय की लड़ाई। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में भाजपा के भीतर घमासान तेज हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत और उनकी बेटी आरती राव के उस दावे पर जिसमें उन्होंने हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का श्रेय अपनी हवा को दिया था, पूर्व मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव ने उन पर पलटवार किया है। यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जो लोग अहिरवाल के 5 विधानसभा क्षेत्रों में मुख्य विपक्षी दल से मिलकर चुनाव लड़े थे, वे भी पार्टी की हवा बनाने का दावा कर रहे हैं, जो गजब है। इससे पहले राव इंद्रजीत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से भरे मंच पर कहा था कि हमने सरकार बनवाई है तो हमारे काम भी होने चाहिए। उनकी बेटी आरती राव ने भी इस बात को दोहराया। सीएम सैनी ने इसके जवाब में कहा था कि उनकी सरकार किसी जाति विशेष की नहीं है, बल्कि 3.25 करोड़ लोगों की है। क्या ये भाजपा के भीतर की अंदरूनी कला है?
या सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी, ये तो देखने वाली बात रहेगी। चलते अगली खबर पर। एचएसएससी चेयरमैन का यूट्यूब संवाद और छात्रों की उम्मीदें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह 21 जुलाई को शाम 5 बजे यूट्यूब पर अभ्यर्थियों से सीधा संवाद करेंगे। ये पहली बार है जब एचएसएससी चेयरमैन इस तरह की किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर अभ्यर्थियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वे सीईटी 2025 की परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए सुझावों पर वहां बैठकर चर्चा करेंगे, लाइव टू लाइव, एक दूसरे से आमने सामने। सामने बच्चे होंगे, इधर वो दूसरी तरफ खुद होंगे, और आयोग की आगामी योजनाओं के बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। हाल ही में एचएसएससी ने गूगल फॉर्म के जरिए प्रदेश भर के अभ्यर्थियों से सुझाव और फीडबैक मांगा था, और अब उन्हीं फीडबैक के आधार पर चेयरमैन हिम्मत सिंह सीधे जवाब देंगे। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस संवाद की जानकारी दी है। हिम्मत सिंह ने 22 जून इसी साल 2025 को अपने नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया था, जिस पर वे एचएसएससी से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं, और इस चैनल पर अब तक 24,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। क्या ये पहल एचएसएससी की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएगी, ये तो समय ही बताएगा। चलते हैं अगली खबर पर। उकलाना को मिला भाखड़ा नहर का पानी और दुष्यंत चौटाला का इसमें योगदान बहुत बड़ा है। हिसार के उकलाना शहर और गांव के निवासियों को अब भाखड़ा नहर का पानी पीने के लिए सीधा मिलना शुरू हो गया है, जिससे लगभग 20,000 लोगों को इसका सीधा डायरेक्ट फायदा पहुंचेगा। यह इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि उकलाना मंडी और गांव में लंबे समय से पीने के पानी की समस्या बनी हुई थी, जो मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, और ट्यूबवेल का पानी जो है वहां पर बहुत ज्यादा खारा है। ये प्रोजेक्ट लगभग 3 साल पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री जो थे दुष्यंत चौटाला, उनके प्रयासों से शुरू हुआ था, जब उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से 6 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई थी। इस योजना के तहत भाखड़ा नहर पर एक पंपिंग स्टेशन जो है वो बनाया गया है, और कई किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाकर पानी को उकलाना के जल घर तक पहुंचाया गया है। इस ऐतिहासिक कार्य के पूरा होने पर स्थानीय नागरिकों ने दुष्यंत चौटाला को मिठाई खिलाकर इसका आभार जताया है। क्या ये पहल जल संकट से जूझ रहे जो वहां के अन्य क्षेत्रों के लोग हैं उनके लिए भी एक उदाहरण बनेगी, ये तो समय ही बताएगा। चलते हैं अगली खबर पर। जींद के सीआरएसयू में कोर्स बंद होने पर हुड्डा का हमला और छात्रों का भविष्य इसका कैसा रहेगा। जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी यानी कि सीआरएसयू में 20 से अधिक स्किल आधारित और रोजगार पूरक कोर्स बंद किए जाने को लेकर राजनीति बहुत ज्यादा गर्मा गई है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वे फैकल्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का बहाना बनाकर ये कोर्स बंद कर रहे हैं, जिससे जींद और आसपास के छात्रों को अब बाहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ सकती है। जिन कोर्सों पर बवाल शुरू हुआ है उनमें बीए साइकोलॉजी, पत्रकारिता, बीएससी और कई विषय ऐसे विभिन्न पीजी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि उनके पास इन कोर्सों के लिए ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही पूरी फैकल्टी व्यवस्था है। हालांकि वीसी प्रोफेसर रामपाल सानी का कहना है कि पूर्व वीसी ने छात्रों की रुचि ना होने के कारण इन कोर्सों को होल्ड पर रखा था, बंद नहीं किए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर छात्रों की रुचि दिखी तो इन्हें फिर से शुरू किया जा सकता है। हुड्डा ने पहले भी इस यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव के आरोप लगाए थे। साथियों, क्या ये निर्णय छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है? चलते हैं अगली खबर पर। चरखी दादरी के महाराणा में अंतर धार्मिक निकाह पर पंचायत और ग्रामीणों का रोष। चरखी दादरी जिले के गांव महाराणा में एक मुस्लिम युवक और हिंदू युवती के निकाह को लेकर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। कल रविवार को गांव में एक पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें 3 गांव के लोग, सम्मानित जो लोग थे, उन सभी को बुलाया गया था और वो ही आगे का निर्णय लेंगे। इस पंचायत में पुलिस और मीडिया को प्रवेश की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी गई थी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि 3 जुलाई को गांव महाराणा निवासी 25 वर्षीय शाहिद और प्रीति ने निकाह आपस में कर लिया था। 6 जुलाई को ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली थी, खबर मिली थी, जिसके बाद उन्होंने इस पर अपना विरोध जताया और मुस्लिम समुदाय की दुकानें बंद करवा दी थी। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस गांव में पहुंची और शाहिद के परिवार के साथ मतलब जो है घर पर वो वहां पुलिस लगातार तैनात थी। हालांकि पंचायती स्तर पर मामले को सुलझाने के प्रयासों के तहत युवक युवती ने अलग रहने के लिए एफिडेविट दे दिए थे और उन्हें सेफ हाउस में परिजनों को सौंप भी दिया गया था, लेकिन गाँव के युवा इससे संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं थे और ठोस निर्णय की मांग भी कर रहे हैं, जिसके चलते कल की ये पंचायत बुलाई गई थी। क्या ये मामला अब लव जिहाद का है या फिर निजी आज़ादी का,
ये तो समय ही बताएगा। चलते हैं अगली खबर पर। संसद का मानसून सत्र आज से और विपक्ष की रणनीति। संसद का मानसून सत्र आज से यानी कि 21 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त तक पूरा एक महीना चलेगा। सत्र के पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पहलगाम हमले, सीमाओं पर संघर्ष, ट्रंप के सीजफायर जो दावा था और बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर जैसे मुद्दों को उठाने की बात कही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इन मुद्दों पर संसद के माध्यम से देश को जानकारी देने की नैतिक जिम्मेदारी निभाने का आग्रह भी किया है। वहां जितने भी सर्वदलीय समिति जो बैठक थी उसमें उन्होंने कहा था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि सदन चलाना सभी की जिम्मेदारी है और सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए फिलहाल तैयार है। सरकार डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन सिंदूर पर किए गए दावों पर भी उचित जवाब देगी। इस सत्र में केंद्र सरकार 8 विधेयक पेश करेगी, जिनमें देश की भू विरासत और पुराने अवशेषों की सुरक्षा से जुड़ा एक अहम बिल भी शामिल होने वाला है। विपक्ष ने इंडिया गठबंधन के यानी कि जिसे हम इंडी गठबंधन बोलते हैं उसकी बैठक में एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछने की रणनीति भी बनाई है, जिसमें जस्टिस वर्मा पर महाभियोग भी एक साझा मुद्दा है। क्या यह सत्र सार्थक बहस का गवाह बनेगा या फिर शोर शराबे में ही खत्म हो जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। चलते हैं अगली खबर पर। सावन का दूसरा सोमवार, यूपी में कांवड़ियों का सैलाब और सीएम योगी का पुष्प वर्षा। सावन के दूसरे सोमवार से पहले यूपी में सड़कों पर और हाईवे पर कांवड़ियों का सैलाब उमड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली से लौटते हुए गाजियाबाद के दूधेश्वर मंदिर में जलाभिषेक भी वहां पर रुक कर किया और बागपत व मेरठ में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर व मंच से पुष्प वर्षा भी करी गई। इसके साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की कांवड़ को रोककर फूल भी बरसाए और कहा कि कुछ लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि उपद्रवियों को सीसीटीवी फुटेज उनके पास मौजूद है और यात्रा के बाद उनके पोस्टर भी लगाए जाएंगे तथा सख्त कार्रवाई उन पर करी भी जाएगी। इस पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। उन्होंने ऐसा कहा। इस बीच गाजियाबाद में एक एम्बुलेंस की टक्कर से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि हापुड़ में पुलिस ने कांवड़ियों की सेवा भी करी। उत्तराखंड बॉर्डर पर 10 फीट से अधिक ऊंचे डीजे ले जा रहे कांवड़ियों को रोककर वहां पर उनकी ऊंचाई की जांच करी जा रही है। ग्रेटर नोएडा के हरेंद्र शर्मा राम मंदिर की संरचना वाली 8 लाख रुपए की कांवड़ लेकर निकले हैं। क्या ये आस्था का सैलाब है या फिर कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती, ये तो समय ही बताएगा। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। एमडी हिंदी न्यूज के साथ आप लोग जुड़े रहें। ताजा खबरों के लिए आपको ताजा खबरें यहाँ पर मिलती रहती हैं। इसके साथ ही नमस्कार, और जो साथी नए हैं वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।